वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों ही सदनों में मोदी सरकार ने पास करा लिया है, लेकिन इस बिल के पास होते ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। अहमदाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर वक्फ बिल के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। अब वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर की जा रही है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, The bill is passed. संसद ने वक्फ बिल पर मुहर लगा दी। इधर संसद में वक्फ बिल पास हुआ, उधर देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अहमदाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया, पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहाँ पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। यहाँ पे हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जो मुद्दा है, क्यों ये लोग विरोध करें, क्योंकि अब तो संसद से पारित हो चुका है और बाकी सारे लोग भी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये जो है ये आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है विरोध की? ये विरोध यही है हमारा कि जो गांधी जी का जो पूरा देश में सर्वधर्म सद्भावना का जो उनका ध्येय था, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका खून किया जा रहा है। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की मांग यही है कि वक्फ बिल मंजूर नहीं है। इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। ये हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है और ये पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे आलम में इस बात को हम पहुंचा के रहेंगे कि ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। हमारा मामला है, वक्फ एक इंस्टीट्यूशन है और धार्मिक इंस्टीट्यूशन है। गैर मुस्लिम काउंसिल में क्यों बैठेंगे, स्टेट में क्यों बैठेंगे, और वक्फ बाय यूजर वापस लेना चाहिए। बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी हाथों में यूसीसी की तख्ती लेकर आए हुए थे। यानी विरोध वक्फ बिल के खिलाफ था, लेकिन प्रदर्शन करने आए लोग यूसीसी की तख्तियां लेकर पहुंचे थे। अहमदाबाद में AIM, MIM के आह्वान पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर लिया। एक तरफ मुस्लिम समाज ने जुमे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ वक्फ बिल पर सियासी संग्राम जारी है। वक्फ बिल पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों पदयात्रा पर हैं और ये जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर जा रहे हैं। इस पदयात्रा के 8वें दिन अनंत अंबानी के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी पैदल चलते हुए नजर आए। इस दौरान अनंत अंबानी और धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक से भी बातचीत की, वो आपको सुनवा देते हैं। अनंत अंबानी द्वारकाधीश के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकले हुए हैं। पदयात्रा का आज 8वां दिन है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं अनंत अंबानी के साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज है, जो कि नंगे पैर पदयात्रा में शामिल अनंत के साथ हुए हैं। अनंत जी, क्या कहेंगे? आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके बावजूद आप पदयात्रा और पैदल पदयात्रा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या सोच है? ये तो सब भगवान की असीम कृपा है और आप भी सुबह सुबह यहाँ आए हैं और आप भी पैदल ही चल रहे थे। मुझे आप मिले और पहले तो मैं आपको एक कठिनाई में पहुँचाया कि आप सुबह सुबह यहाँ आए और आप भी और आपके कैमरामैन भी साथ चले, तो मैं सोचा कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैं वार्तालाप करने यार हो गया था। बट ये हम सब तो भगवान के ही खिलौना है और भगवान नहीं हमें, हम सब भगवान के सेवक हैं। आप, मैं, हम सब भगवान के ही सेवक है और जो भी है भगवान का ही है, जो भी हमारा है वो भगवान का ही है। तो उसी भगवान के सेवा में मैंने सोचा कि हमारे घर है जामनगर में, तो वहाँ से हम चलकर द्वारकाधीश की तरफ जाए और ये भगवान के
भगवान का ही शक्ति है और भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, तो बस उनकी माथा टेकना है, उनके ही तक पर जाके माथा टेकना है। किस तरह से ये शक्ति मिलती है कि एक 29 साल की उम्र में द्वारकाधीश के आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पदयात्रा पे निकले हैं। देखो, अध्यात्म सर्वोपरि है और हमारा सनातन धर्म इसलिए व्यापक है, इसलिए अनंत है, इसलिए ये भी अनंत है। हमारा सनातन धर्म भी अनंत है और हमारे भैया भी अनंत हैं। तो निश्चित रूप से तन उनका रोगी है पर मन उनका तंदुरुस्त है। मन की तंदुरुस्ती के कारण और सनातन के प्रति समर्पण, इनका प्रत्येक कार्य सनातन धर्म से प्रारंभ होता। हम जब रात को आए तो हवन हो रहा था, भगवती आद्य शक्ति का अनुष्ठान चल रहा था। कोई भी कार्य बिना सनातन के ये पूर्ण नहीं करते और सबको लेकर चलते हैं। तो ये जो भाव है, यही भाव इनको ऊर्जा दे रहा। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के भरूच शहर, जहां पर एक नाले में किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला है और इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो किश्तों में पूरे 4 दिनों तक शहर के अलग अलग नालों से लाश के टुकड़े बरामद होने लगे। आगे चलकर मरने वाले की पहचान हुई है और अब हत्या के आरोपी का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। 29 मार्च को शहर के भोलाव इलाके में एक गंदे नाले के नजदीक आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। कुछ लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो पैकेट के करीब गए, लेकिन उसे पास से देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस पैकेट में कुछ और नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी सर था। जी हां, इंसानी सर। पुलिस ने मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है, जब सर मिला था तो धड़ या शरीर के कुछ दूसरे टुकड़े भी आसपास कहीं होने चाहिए थे। लिहाजा भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मारे गए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश चालू कर दी। इसके बाद तो भोलाव और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस को रह रहकर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं हाथ, कहीं पांव, कहीं धड़ तो कहीं कुछ और। मरने वाला वाकई सचिन ही था, सचिन चौहान, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम करता था। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देर किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर में दबिश दी और वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में उसने सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश को 9 टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूल कर ली। मैं कम से कम 10-15 साल से यहाँ बैचलर भी थे। जब शादी नहीं हुई थी तब से यहाँ मित्र थे। अच्छे फाउंडेशन, घर में आना जाना, रिलेशन, शादी उदी सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि मतलब वो इस तरीके का काट दिएगा। आपको क्या लग रहा है कि किसने मर्डर किया? मर्डर तो 100% जो उनके साथ दोस्त थे शैलेंद्र सिंह चौहान, जो चांदपुर के पास जोगीपुरे के गांव के एक हैं। उनके पापा का नाम मास्टर साहब कह देते हैं। उसका एक दोस्त था शैलेंद्र परमार, उसने ही उसका मर्डर किया था। तो उसके सिलसिले में हमारी पुलिस टीम आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ लाई है। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने आखिर अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में इसका जवाब दिया। उसने बताया कि वो और सचिन पुराने दोस्त थे और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों भरूच में रहते हुए एक फैक्ट्री में भी काम करते थे, लेकिन सचिन ने उसके साथ एक मामले में गद्दारी की थी। असल में शैलेंद्र के मोबाइल फोन में उसकी अपनी बीवी के साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिन्हें उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल फोन में फॉरवर्ड कर लिया और इसके बाद से वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने लगा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। उसने इससे निजात पाने के लिए सचिन को 24 मार्च की रात अपने किराए के मकान में पार्टी के लिए बुलाया, जहां पहले शराब पीने और फिर डिनर करने के बाद सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र उस रात जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर सचिन का मोबाइल फोन उठा लिया और उससे अपनी और अपनी बीवी की प्राइवेट तस्वीरें डिलीट करने लगा।
मगर इसी दौरान सचिन की नींद खुल गई, जिसके बाद दोनों में इन्हीं प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा हो गया और बस इसी दौरान किचन से चाकू लाकर शैलेंद्र ने सचिन पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। इस तरह सचिन की हत्या उसी के दोस्त के हाथों हो गई। सिर्फ वजह ये थी कि सचिन के पास शैलेंद्र की पत्नी और उसकी जो है निजी तस्वीरें थी और उसकी वजह से वो ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ और उसके बाद दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। अब दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ है, क्योंकि एक दोस्त जिंदा नहीं रहा तो अब दूसरा दोस्त जेल की सलाखों के पीछे है। भरूच से विकी जोशी के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है और इसी बीच मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में अब अगले दिन तक 6 दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की है हीट वेव की। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि पारा 43 डिग्री को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए कच्छ में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुजरात में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर शहरों में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चुका है। अब मौसम विभाग ने जो है वो अनुमान कर दिया है कि अगले 6 दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ में हीट वेव रहेगा, यानी कि कच्छ और सौराष्ट्र के जो ज़िले हैं जिसमें जामनगर है, पोरबंदर है, राजकोट है, वहाँ पर जो है वो गर्मी का पारा जो है 40 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीट वेव अगले 6 दिनों तक रहेगा और उत्तर गुजरात के जो ज़िले हैं जहां पे गांधीनगर है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, महसाणा है, वहां पर 6 से 9 अप्रैल के दरमियान हीट वेव जो है वो अलर्ट दिया गया है। अहमदाबाद में हालांकि जो है वो औसत तापमान 40 डिग्री के करीबन रहेगा, पर कुछ इलाकों में जो है वो तापमान 40 से 43 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी कि लोगों को गर्मी से जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, लोग जो है गर्मी से बचने के लिए अपने मुंह को कवर करके निकल रहे हैं। तो ये आम दिनों में जब गुजरात में गर्मी होती है तब इतनी जो है वो तकलीफ लोगों को रहती है, पर हीट वेव दी गई है तो लोगों को और सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि लोग सावधानी बरते और ज़रूरत न हो तो बाहर निकलने का टाले और वैसे में लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी का पारा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। गुजरात में दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और इस भीषण गर्मी के अंदर जो हाईवे से लेकर जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। लोग गर्मी में घरों में रहना है वो समझदारी समझ रहे हैं, क्योंकि तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हम गुजरात के भुज में हैं और भुज में लगभग सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इस सीज़न का 42 डिग्री से ज़्यादा नोट किया गया है और लगातार गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। शहरी इलाकों में जो लोग हैं वो घरों से निकलना टाल रहे हैं। साथ ही में बात की जाए तो जो नेचुरल जो कूलिंग ड्रिंक्स हैं उसका भी प्रयोग किया जा रहा है लोगों द्वारा, क्योंकि गर्मी का जो दिन ब दिन जो तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल जो कूलिंग ड्रिंक्स है उसका भी सेवन लगातार शहरी इलाकों में बढ़ चुका है। कौशिक कंटेचा, कच्छ, आज तक। बढ़ती हुई गर्मी और लू का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी नजर आ रहा है। इसी बीच गिर के जंगलों में बढ़ती हुई गर्मी की मार से एशियाई शेरों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भले ही गुजरात में सूरज की तपिश बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री की जंगल सफारी के बाद गिर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। भले ही अभी अप्रैल महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन गर्मी की दस्तक मई और जून जैसी मालूम पड़ रही है। आमतौर पर सूरज के सख्त होते जा रहे जो तेवर मई में दिखते थे, वो इस बार अप्रैल की शुरुआत से दिखने लगे हैं। ऐसी गर्मी से न केवल इंसान परेशान होंगे, बल्कि बेजुबानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि गुजरात के धारी गिर पूर्व वन विभाग ने सूरज की तपिश से बेजुबानों को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। गिर नेशनल पार्क में मौजूद भारत की आन बान और शान कहे जाने वाले एशियाई शेरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जंगल के राजा को पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए यहाँ धारी गिर के जंगलों और राजस्व क्षेत्रों में करीब 250 पेयजल पॉइंट चालू किए गए हैं, जिससे शेरों के साथ साथ बाकी जानवरों को भी किसी तरह की समस्या न हो। पानी के टैंकर, पवन चक्कियां और जगह जगह बनाए गए जल स्रोत शेरों को पानी के लिए भटकने से बचाने का इंतजाम है। गुजरात के गिर में भले ही गर्मी अपने तेवर दिखा रही है,
लेकिन एशियाई शेरों के साम्राज्य को देखने आने वाले सैलानियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर सफारी का दौरा किया था और उनके इस दौरे के बाद से ही यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री 3 मार्च को सासन गिर की मुलाकात लिया साथ में और MBWL का मीटिंग भी हुआ। ये हम देखें अगर कि फरवरी महीने में जो टोटल मुलाकातियों की जो विजिट थी सासन गिर में 49,681 जैसे प्रवासियों ने मुलाकात ली थी। उसके बाद मार्च महीने में अगर हम देखें तो ये आंकड़ा 10,000 जैसा बढ़ के 59,000 तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर गर्मी से बेजुबानों को बचाना हो या फिर पर्यटन को पंख लगाना हो, गुजरात के गिर में वन विभाग ने कमर कस ली है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अमरेली से फारूक कादरी। अमेरिकी सरकार की नई टैरिफ पॉलिसी से पूरी दुनिया सख्ते में आ चुकी है और अब ट्रंप सरकार की नई नीति ने गुजरात के व्यापारियों की भी टेंशन को बढ़ाया है। नई पॉलिसी को लेकर गुजरात में व्यापारियों का क्या कहना है, उनका रिएक्शन क्या है, जरा देखिए। Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. 2 अप्रैल से अमेरिका सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। इससे वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल होने की आशंका है। वहीं भारत पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात सबसे ज्यादा है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर इसी इंडस्ट्री पर दिखेगा। इसके बाद टेक्सटाइल, केमिकल और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जिस पर टैरिफ का बड़ा असर होने वाला है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट शैलेश पटवारी ने बताया कि टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री में देश के निर्यात का 50% से ज्यादा गुजरात का हिस्सा है। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राहत की बात यह है कि प्रतिस्पर्धी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत से ज्यादा टैरिफ है। सबसे ज़्यादा ये टैरिफ जो ट्रंप जी ने डाली है उसका एग्रो प्रोडक्ट्स पे जाएगा। अपना करीबन $35 बिलियन का एक्सपोर्ट्स एग्रो प्रोडक्ट्स का है, उसमें तकलीफ ज़्यादा आएगी। जो टेक्सटाइल, फार्मा, मेटल, डायमंड ज्वेलरी उसके पे जो है तो देखो तो अपने कॉम्पिटिंग स्टेज है, जो चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वो टेक्सटाइल में उसको हमारे से ज़्यादा टैरिफ डाली हुई है। मंदी की मार झेल रहे जेम्स एंड ज्वेलरी को भी फिलहाल राहत के आसार नहीं है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, जिससे व्यापार कम हो सकता है। केमिकल इंडस्ट्री के लिए भी इस टैरिफ का नकारात्मक असर होगा। हालांकि कारोबारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकालेगी। 1 साल से यूक्रेन रशिया वॉर से यूरोपियन कंट्रीज़ का डिमांड जेम्स एंड ज्वेलरी डायमंड्स में कम हुई है, तो उनकी मंदी तो चल ही रही थी। इसमें ये टैरिफ डालने से मेरे ख्याल से ये लग्जरी आइटम है, और लग्जरी आइटम में जो बाय करने वाले लोग होते हैं उनको टैरिफ से मतलब नहीं होता है। वो तो जो चीज़ उनको पसंद आती है वो कितने भी दाम पे खरीद सकते हैं। ये है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के पूर्व रीजनल चेयरमैन दिनेश नावड़िया। इन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री का $12 बिलियन का एक्सपोर्ट है, लिहाजा टैरिफ का असर तो होगा ही। कट एंड पॉलिश और CVD डायमंड पर टैरिफ 0 से बढ़कर 26% हुआ है। टैरिफ का सीधा असर कारोबारियों के साथ ग्राहकों पर भी होने वाला है। अमेरिका का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का पूरा मार्केट $75 बिलियन का है और मेरा हिस्सा इसमें से $12 बिलियन का है। हम यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का $12 बिलियन का एक्सपोर्ट हम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी टैरिफ लगाया है, पहले भारत से हम जो कट एंड पॉलिश एक्सपोर्ट करते थे इस पर 0% ड्यूटी थी, वो जो अब 26% ड्यूटी लगेगी। CVD डायमंड में भी 0% ड्यूटी थी, वो भी 26% ड्यूटी अभी लगेगी। खास करके जेमस्टोन पे जो 5 से 6% ड्यूटी थी, वो भी अभी 31 से 33% ड्यूटी लगेगी।
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि टैरिफ का नकारात्मक असर जरूर होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ कम होने का फायदा भी मिलेगा। अब देखना यह होगा कि भारत की बड़ी इंडस्ट्री को टैरिफ से नुकसान कम हो, इसके लिए भारत सरकार कौन सा रास्ता अख्तियार करती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।